जब बीरबल ने दरबारियों से ही दरबार का सच उगलवा लिया। अकबर का दरबार, जहां न्याय, बुद्धिमत्ता और नीति का प्रतीक माना जाता था, वहां एक ऐसा रहस्य पनप रहा था जिसने खुद बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर ओर अफवाहें उड़ रही थी। कोई अकबर की निजी बात बाहर लीक कर रहा है, खजाने की गोपनीय योजनाएं बाजार में चर्चा का विषय बन रही थी, सैनिकों की नियुक्तियों से जुड़ी खबरें महल से बाहर पहले ही पहुंच जाती। दरबार में गद्दार छुपा था, पर कौन? किसी की हिम्मत नहीं थी सच बोलने की। तभी बीरबल ने कहा, अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं हर दरबारी से खुद दरबार का सच उगलवाऊंगा। एक दिन अकबर बेहद नाराज अवस्था में दरबार पहुंचे। उनके हाथ में एक गुप्त चिट्ठी थी जो सिर्फ राजपरिषद में पढ़ी गई थी और अब बाजार में चर्चा में थी। अकबर गरजे, ये किसी बाहरी का काम नहीं हो सकता। कोई यही का आदमी है जो दरबार का पर्दा फाड़ रहा है। अगर आज से 7 दिन में सच सामने नहीं आया तो हर मंत्री से उनका पद और जागीर छीन ली जाएगी। दरबारियों में खलबली मच गई। किसी की नजरें झुकी, किसी की पसीने में भीग गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बीरबल उन 7 दिनों तक एक शब्द नहीं बोले, न कोई सलाह दी, न किसी से मिले। सभी सोचने लगे, क्या बीरबल भी डर गए? 7वें दिन बीरबल दरबार में आए। मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, मैंने सबको बोलने के लिए मजबूर कर दिया है और आज आपके सामने हर कोई खुद अपनी जुबान से सच उगलेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल बोले, हर गुनहगार जब खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है तब वो सबसे ज्यादा बोलता है और वहीं से शुरू होता है सच निकलवाने का तरीका। बीरबल ने कहा कि अब दरबार में एक नया खेल खेला जाएगा, सच्चाई का मंच। हर दरबारी से बारी बारी से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये सवाल होंगे एकदम सामान्य। अगर आप राजा होते तो क्या करते? आपके हिसाब से सबसे बड़ा दोषी कौन हो सकता है? क्या आपको कोई ऐसा दिखा जो संदेहास्पद था? बीरबल ने दरबार में गुप्त रूप से 4 संकेत तय किए। जो इंसान ज्यादा बोलेगा वो घबराया है, जो हर सवाल में दूसरों को दोष देगा वो बच रहा है, जो अपनी जुबान पर नियंत्रण खो बैठेगा वो कुछ छिपा रहा है, और जो सवाल सुनते ही हंस देगा वो या तो मासूम है या चालाक गुनहगार। बीरबल ने पूछा, अगर आप अकबर होते तो क्या करते? खलील बेग बोला, मैं तो सारे दरबारियों को सजा दे देता। दरबार में एक भी वफादार नहीं बचा। बीरबल बोले, आप बहुत कठोर हो गए मंत्री साहब। क्या आप भी किसी पर शक करते हैं? खलील बेग ने 5 नाम गिना दिए। बीरबल मुस्कराए, सवाल 2 थे, जवाब 12 क्यों? बीरबल, अगर आपको गुप्त सूचना मिलती तो क्या करते? रघुनंदन बोला, मैं तो कविता बनाकर अकबर के गुण गाता। बीरबल, लेकिन अगर किसी ने वो कविता चोरी कर ली तो? रघुनंदन हंसा, तो मैं उसकी भी नकल बना देता। अब बीरबल गंभीर हो गए, तुम्हारी ये हंसी कुछ छुपा रही है रघुनंदन। बीरबल, आपका नाम बाजार में अकबर की योजना के साथ क्यों आया? अजहर शाह, हुजूर, ये किसी की साजिश है। मुझ पर तो बेबुनियाद आरोप है। मैं तो दरबार में सबसे ईमानदार हूं। बीरबल, ठीक है, तो आप ही बताइए, अगर कोई राज बाहर गया तो क्या सजा होनी चाहिए? अजहर शाह घबरा गया, पसीना टपकने लगा। जेल? नहीं नहीं। जुबान काट लेनी चाहिए? नहीं, शायद। बीरबल बोले, इतना घबराना क्यों? आपने तो कहा था आप बेगुनाह हैं। बीरबल ने दरबार के कोने से अचानक एक पुराना संदूक मंगवाया। उसमें से निकली 3 चिट्ठियां जिनमें दरबार की गोपनीय बातें लिखी थी। हर चिट्ठी पर एक अलग कलम और लिखावट थी। बीरबल बोले, मैंने महल में 3 दिनों तक हर दरबारी की लिखावट का गुप्त परीक्षण किया और अब इन तीनों में से एक तो दोषी है ही। उन्होंने 3 दरबारियों को बुलाया, खलील बेग, अजहर शाह और रघुनंदन। बीरबल ने पूछा, इनमें से किसने ये चिट्ठियां लिखी? तीनों ने इनकार किया। बीरबल मुस्कराए, कोई बात नहीं, तब जवाब देगी। मूक स्याही,
बीरबल ने खुलासा किया, मैंने इन चिट्ठियों में खास मूक स्याही डाली थी, जो लिखने वाले की उंगलियों पर 5 दिन बाद नीला धब्बा छोड़ती है। तीनों के हाथ दिखाए गए। खलील बेग के हाथ पर हल्का नीला निशान था। अब सब साफ था। अकबर गरजे, तो तुम ही थे जो दरबार को भीतर से खोखला कर रहे थे? खलील बेग ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगा मैं दरबार की राजनीति में बड़ा बनूंगा। बीरबल बोले, जब दरबार की कुर्सी पाने की लालच देश से बड़ी हो जाए, तब आदमी गुनहगार बन जाता है। अकबर ने खलील बेग को पद से हटाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। दरबार फिर से शांत हुआ। अकबर बोले, बीरबल, तुमने जुर्म साबित नहीं किया, जुर्म को खुद से बोलने पर मजबूर कर दिया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जब जुर्म छुपा हो तो जुबान नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। सीख, हर सच जोर से नहीं उगलवाया जाता, कभी कभी वो खुद सामने आता है, अगर सवाल चतुराई से पूछे जाए। सच्चा न्याय वही है जो बोलने की जरूरत ही न पड़े, बस हालात ही जुर्म का कबूलनामा बन जाए। बीरबल और न्याय का शून्य, जहां हर फैसला भ्रम है। काल अकबर के अंत के बाद दरबार को लगा कि अब शांति लौट आएगी, लेकिन तभी अनंतराय का वो अंतिम संदेश दरबार की छत पर उभरा। अब बीरबल को जाना होगा न्याय के शून्य में, वहां जहां सही और गलत का कोई मतलब नहीं और निर्णय लेने वाला ही परीक्षा में होता है। अकबर बोले, क्या अब भी कोई परीक्षा बाकी है बीरबल? बीरबल मुस्कराए, हा जहां पनाह, अब तक हम दुनिया को समझते रहे, अब खुद न्याय को समझना है। शून्य का दरबार, जहां कोई उत्तर नहीं देता, सिर्फ सवाल करते हैं। बीरबल को ले जाया गया एक गुप्त मंत्र संरक्षित द्वार के पार, जहां हर दीवार एक जीवित प्रश्न थी। वहां 3 छायाएं उसका इंतजार कर रही थी। पहली छाया बोली, मैं वो न्याय हूं जो आंखों से दिखता है पक्षपाती। दूसरी छाया बोली, मैं वो न्याय हूं जो हृदय से निकलता है भावुक। तीसरी छाया बोली, मैं वो न्याय हूं जो बुद्धि से बनता है परंतु क्रूर। फिर तीनों एक साथ पूछती है, बीरबल, तू कौन सा न्याय चुनेगा? बीरबल ने पहले छाया को देखा, तू पक्षपाती है, इसलिए तुझे त्यागता हूं। दूसरी को देखा, तू हृदय से है, पर तू कई बार अंधा कर देती है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर तुझे नहीं चुन सकता। फिर तीसरी से कहा, तू बुद्धि है, पर करुणा के बिना। तू निर्णय तो देती है, पर मनुष्य को नहीं समझती। तीनों छायाएं हंस पड़ी और बोली, तो तूने न्याय को ही नकार दिया बीरबल। बीरबल ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, न्याय कोई छाया नहीं, कोई शून्य नहीं। न्याय एक निरंतर खोज है, जिसमें मैं न पूरा सही हो सकता हूं, न पूरा गलत, पर मैं जब तक पक्ष न लूं, तब तक न्याय कर सकता हूं। आईने में बीरबल को दिखा, एक बूढ़ा थका व्यक्ति जिसने सबको खुश रखने की कोशिश की, एक कठोर मंत्री जिसने कई निर्दोषों को दंडित किया क्योंकि सबूत गलत थे, और एक बालक जो सिर्फ सच्चाई चाहता था बिना डर के। फिर उसने देखा, आईने में अकबर भी था और प्रजा भी, और वो खुद भी। उसी क्षण आवाज आई, अब तू न्याय नहीं करेगा, अब तू न्याय ही बन गया है। वो अब न सिर्फ सलाहकार था, बल्कि एक प्रकाश बन गया था जो हर फैसले से पहले झलकता था। अकबर ने गदगद स्वर में कहा, बीरबल, तुम अब किसी सिंहासन के नीचे नहीं, सत्य की नींव में बस गए हो। मोरल बटा, न्याय कोई अंतिम उत्तर नहीं है, बल्कि वो सवाल है जो हर पीढ़ी को खुद से पूछना चाहिए। जिस दिन कोई खुद को पूर्ण न्यायी समझ ले, वहीं से अन्याय शुरू होता है। बीरबल बनना मतलब सवालों से डरना नहीं, बल्कि हर सवाल को ईमानदारी से सुनकर भ्रम के बीच से भी सत्य का रास्ता ढूंढना है। बीरबल की बनाई बोलती मूर्ति जिसने हर सवाल का जवाब दिया। अकबर का दरबार एक दिन गूंज उठा एक अजीब चुनौती से। एक विदेशी जादूगर ने कहा, अगर आपके पास ज्ञान है
तो मेरी बनाई जिज्ञासा की मूर्ति से बात करके दिखाइए। ये हर सवाल का जवाब मांगती है, और अगर उत्तर नहीं मिला तो पूछने वाला पाषाण बन जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। और फिर बीरबल ने कहा, अगर आपकी मूर्ति सवाल पूछ सकती है तो मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो हर सवाल का जवाब देगी। एक दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति लंबे काले चोगे में लिपटा, सिर पर चमचमाता साफा पहने अकबर के दरबार में आया। उसका नाम था ज़ारुख, मिस्र से आया जादूगर। उसने कहा, मुझे आपके वजीर बीरबल की चतुराई के बारे में सुना है, लेकिन क्या वो मेरी बनाई जिज्ञासा की मूर्ति को संतुष्ट कर सकते हैं? अकबर मुस्कराए, बीरबल हर चुनौती स्वीकार करता है। ज़ारुख ने एक काली पत्थर की चमकती मूर्ति सामने रख दी। मूर्ति ने बोलना शुरू किया, जो भी मेरे सामने खड़ा होगा उससे मैं सवाल करूंगी। जो चुप रहा पत्थर बन जाएगा। दरबारियों ने उत्सुकता में सोचा, ये तो मजाक लग रहा है। एक मंत्री ने कहा, मैं कोशिश करता हूं। मूर्ति बोली, तुम कौन हो? मंत्री बोला, एक मंत्री। मूर्ति फिर बोली, अगर मंत्री हो तो जनता की पीड़ा बता सकते हो। मंत्री चुप। और उसी पल वो पत्थर बन गया। दरबार में अफरातफरी मच गई। बीरबल गंभीर हो गए। बीरबल ने ज़ारुख से कहा, अगर तेरी मूर्ति सवाल पूछ सकती है तो मैं एक मूर्ति बनाऊंगा जो जवाब देगी। अगर वो तेरी मूर्ति को संतुष्ट कर दे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस मुल्क से जाना होगा। ज़ारुख बोला, स्वीकार है, लेकिन मूर्ति इंसान नहीं होनी चाहिए। बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं, वो पत्थर की ही होगी, लेकिन मेरी बुद्धि से बोलती हुई। अब सबको इंतजार था बीरबल की बोलती मूर्ति का। बीरबल ने खुद को 7 दिन के लिए एक गुप्त कोठरी में बंद कर लिया। उसने कारीगरों से कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो दिखे पत्थर जैसी मगर बोले इंसान जैसी। बीरबल ने उसमें छुपाया एक अद्भुत गुप्त यंत्र। मूर्ति के अंदर बैठाया गया एक बौना कलाकार, जिसे बीरबल ने हर संभव जवाब सिखा दिए। उसके कान बाहर की आवाज सुन सकते थे और मुंह से छुपे छेद से बोल सकता था। बीरबल ने उसका नाम रखा उत्तरमाला। 7वें दिन दरबार में भीड़ जमा हुई। बीरबल ने अपनी उत्तरमाला मूर्ति सामने रखी। ज़ारुख ने जिज्ञासा की मूर्ति को पास रखा। ज़ारुख की मूर्ति बोली, तुम कौन हो? उत्तरमाला बोली, मैं वो हूं जो जवाब देता है बिना डरे। दरबार में हंसी गूंज उठी। जिज्ञासा मूर्ति फिर बोली, अगर बुद्धिमत्ता दिखाई नहीं देती तो विश्वास कैसे करूं? उत्तरमाला, जिसे दिखाई दे वो बुद्धि नहीं, दिखावा है। बुद्धिमत्ता सुनाई देती है और मैं बोल रही हूं। अब मूर्ति की गति धीमी हो गई। ज़ारुख घबरा गया। ज़ारुख ने एक और चाल चली। उसने अपनी मूर्ति से कहा, अब आखिरी सवाल पूछो जो इसे चुप करा दे। जिज्ञासा मूर्ति बोली, अगर सब कुछ जवाब में है तो ईश्वर कौन है? पूरा दरबार चुप। उत्तरमाला बोली, जिसे न सवाल चाहिए न जवाब, वही ईश्वर है, और मैं उस पर भरोसा करती हूं, ना कि तुझ जैसे पाषाण पर। तभी ज़ारुख की मूर्ति से धुआं निकला और वो टूटकर बिखर गई। अकबर बोले, तुम्हारी मूर्ति टूटी, लेकिन उसका रहस्य क्या था? बीरबल बोले, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। ज़ारुख ने उसमें तांत्रिक शक्ति और सम्मोहन का इस्तेमाल किया था। उसकी मूर्ति भय पैदा करती थी। मेरा जवाब भय नहीं देता था, सिर्फ बुद्धि और आत्मविश्वास देता था। ज़ारुख घुटनों पर गिर पड़ा। आपके बीरबल ने मेरी चाल को मात दे दी। मैं चला जाऊंगा और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम अब सिर्फ मेरे वजीर नहीं बल्कि उत्तर सम्राट हो। तुमने साबित किया कि ज्ञान ही सच्चा हथियार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मूर्ति भी जवाब दे सकती है तो इंसान को चुप क्यों रहना चाहिए? कहानी खत्म होने ही वाली थी कि उसी रात बीरबल के कमरे में एक पुराना पंखा अपने आप हिलने लगा और एक धीमी आवाज आई, क्या तुम अगली बार मुझे जवाब दे सकोगे? बीरबल मुस्कुराए,
अब तो जवाब की दुनिया ही बन गई है। अगला मुकाबला बोलते पंखे से सही। नैतिक शिक्षा। डर पैदा करना आसान है, लेकिन उसका जवाब सिर्फ समझदारी से दिया जा सकता है। सवालों से भागना नहीं चाहिए, उनसे जीतने का तरीका ढूंढना चाहिए। जब बीरबल ने अदृश्य जुर्म को पकड़ लिया, शाही महल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा घट रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत, ना खून, ना चीख। फिर भी हर हफ्ते किसी मंत्री की इज्जत, किसी सैनिक का रुतबा और किसी दरबारी की पहचान धीरे धीरे मिट रही थी। ये जुर्म था, अदृश्य जुर्म, और उसे पकड़ने का जिम्मा पड़ा सिर्फ बीरबल पर। अकबर का दरबार हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए मशहूर था, मगर कुछ दिनों से दरबार में अजीब घटनाएं हो रही थी। एक मंत्री की निजी चिट्ठियां किसी ने सार्वजनिक कर दी। एक राजकुमार की तलवार गायब हो गई। एक रानी के गहनों की नकल बाजार में बिक रही थी। एक शाही वकील की हस्ताक्षर की नकल से किसी ने जमीन हथिया ली। हर मामला अलग अलग दिखता, मगर सब में एक बात समान थी। किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई चोर नहीं, कोई गवाह नहीं। अकबर गुस्से में बोले, ये तो दरबार का अपमान है। जब हमारे अपने ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता का क्या होगा? अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, अगर तुमने इस अदृश्य अपराधी को पकड़ लिया, तो मैं तुम्हें सल्तनत का रहस्य विशेषज्ञ घोषित करूंगा। अगर नहीं, तो मुझे खुद तुम पर शक करना पड़ेगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने सभी दरबारियों, नौकरों और गार्ड्स को अलग अलग बारीकी से पूछताछ में बुलाना शुरू किया, मगर कोई जानकारी नहीं मिली। बीरबल ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस लोगों के हाव भाव, चाल ढाल, आंखों की घबराहट और पसीने पर ध्यान देने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया, कुछ लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन कुछ छुपा रहे थे। बीरबल ने महल के उस हिस्से का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी। उन्होंने एक गार्ड से पूछा, इन जगहों पर कुछ अजीब देखा है? गार्ड ने कहा, जी हुजूर, जहां चोरी होती है वहां हर बार एक बात समान थी। उस दिन कोई आवाज नहीं आती थी, न लोगों की, न पक्षियों की, जैसे पूरा इलाका सन्नाटे से भरा हो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीरे से कहा, जुर्म तो होता ही है सन्नाटे में, लेकिन यह सन्नाटा कोई साधारण बात नहीं। बीरबल ने महल में रहने वाले पुराने एक रक्षक से बात की। वो वृद्ध था, लेकिन हर आवाज को पहचानता था। उसने कहा, हुजूर, जब रानी की जेवरों की चोरी हुई, उस दिन हवा भी नहीं चली थी। ऐसा लगा जैसे हवा को रोका गया हो। अब बीरबल ने समझ लिया, कोई ऐसा है जो न सिर्फ लोगों की चीजें चुरा रहा है, बल्कि उनकी चेतना, ध्यान और माहौल भी बदल रहा है। बीरबल ने अगली चोरी की घोषणा कर दी। कल रात महल की सबसे कीमती तलवार खुले में रखी जाएगी। जो चाहे आए और ले जाए, लेकिन चौकीदार नहीं हटेगा। रात आई। महल में बीरबल ने जगह जगह घोड़े के बाल, हल्की धूल और लाल मिट्टी बिछा दी, जो दिखती नहीं मगर चलने से हटती है। सुबह तलवार गायब थी, लेकिन जमीन पर एक हल्का सा लाल धब्बा खिंचा हुआ था, बहुत महीन, बहुत सीधा। बीरबल ने उसका पीछा किया। रेशमी धागे की तरह वो निशान महल के गायन कक्ष तक गया। बीरबल अंदर गए। वहां था महल का एक अंधा संगीतकार, बाजीराम। बीरबल ने कहा, तुम्हें संगीत में रुचि है या चोरी में? बाजीराम बोला, हुजूर, मैं अंधा हूं, मैं क्या चोरी कर सकता हूं? बीरबल मुस्कराए, तुम्हारा अंधापन असली नहीं, ये नकली है, और जो आंखों से नहीं देखता वो कानों से जरूर सुनता है। तुमने हर घटना की सटीक तैयारी की, शोर से बचा, लोगों की आवाज से पहले ही अंदाजा लगाया कि कौन कहा है, और फिर गायब हो गया। बीरबल ने बाजीराम की आंखों के आगे अचानक हाथ लहराया, और बाजीराम ने रिफ्लेक्स में आंखें झपका ली। अब कोई शक नहीं रहा, बाजीराम अंधा नहीं था। बाजीराम ने कबूल किया,
मैं महल में 5 वर्षों से हूं। मैंने सबकी आदतें, चाल ढाल, आवाजें और बर्ताव सीख लिया। मैं हर कमरे में बिना देखे ये जान सकता हूं कि कौन कहाँ खड़ा है। फिर मैंने शोर बंद करने के लिए खास जड़ी बूटी का धुआं फैलाया, जिससे लोगों की इंद्रियां कुछ देर के लिए सुस्त हो जाती थी और मैं चोरी कर लेता था। बीरबल ने कहा, तुमने तो जुर्म को विज्ञान बना दिया, लेकिन अंत में चतुराई चोर की भी हारती है। अकबर ने सब सुना, फिर बोले, बीरबल, तुमने आंखों से नहीं, दिमाग से देखा, यही असली इंसाफ है। बाजीराम को जेल भेजा गया, उसकी सारी चोरी का सामान जब्त कर लिया गया और सभी दरबारियों को लौटा दिया गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल अब सिर्फ वजीर आला नहीं, बल्कि सल्तनत के अदृश्य न्यायाधीश भी है। बीरबल ने दरबार से निकलते वक्त अकबर से कहा, हुजूर, बाजीराम अकेला नहीं था। जुर्म हमेशा एक लहर की तरह आता है, एक गया है, अगला आएगा जरूर। और तभी महल के फर्श पर एक पर्ची मिली, जिसमें लिखा था, अगली चोरी होगी तुम्हारे तख्त से। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब यह खेल अगले स्तर पर था। नैतिक शिक्षा। हर जुर्म को पकड़ने के लिए आंखें जरूरी नहीं, बल्कि सूझबूझ और धैर्य चाहिए। असली चोर वही है जो नजर न आए, और असली जासूस वही जो बिना देखे पकड़ ले। अकबर ने कहा, खुद को साबित करो, नहीं तो पद छिन जाएगा। अकबर का दरबार रोज की तरह चल रहा था। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा रहे थे। मगर आज का दिन कुछ अलग था। अकबर ने सबके सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अब तक बहुत सम्मान, बहुत पद, बहुत इनाम मिले, लेकिन अब समय है तुम्हारी असली परीक्षा का। अगर खुद को एक हफ्ते में साबित नहीं किया, तो तुम्हारा पद तुमसे छीन लिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल भी चौंक गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए बोले, हुजूर, क्या आपने मुझसे भरोसा हटा लिया है? अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, भरोसे की बात नहीं, यह सिर्फ एक दरबारी का इम्तिहान है। बाकी सब दरबारी भी चाहते हैं कि तुम्हारी योग्यता फिर से साबित हो। दरअसल पीछे की साजिश किसी और की थी। दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ था, फतेह सिंह। वो बाहर से आया था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और ईर्ष्यालु था। वो बीरबल की लोकप्रियता से जलता था। उसने धीरे धीरे अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहांपनाह, अब बीरबल की चतुराई पहले जैसी नहीं रही। दूसरे राज्यों के दरबारी कहने लगे हैं कि अब मुगल दरबार में चमत्कार नहीं रहा। अगर आप उन्हें एक परीक्षा दें, तो सच सामने आ जाएगा। अकबर ने शुरुआत में बात अनसुनी की, पर जब कई दरबारियों ने फतेह सिंह की बात का समर्थन किया, तो बादशाह ने मन ही मन तय कर लिया, बीरबल को एक ऐसा काम दिया जाए जिसे करके ही वो अपना पद बचा सके। बीरबल से कहा गया, तुम्हें एक गांव भेजा जाएगा, वहां कल रात चोरी होगी, ये तय है। लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि चोर कौन है, चोरी होने से पहले ही। बीरबल मुस्कराए, तो ये भविष्यवाणी पकड़ने का काम है? अकबर बोले, नहीं बीरबल, ये साबित करने का समय है कि तुम पद के लायक हो या नहीं। बीरबल को आदेश मिला कि वो अगले दिन तक गांव पहुंचे और चोरी होने से पहले ही चोर को ढूंढ निकाले। बीरबल गांव पहुंचे। वहां के लोग डर में थे। हुजूर, आपने कैसे जान लिया कि यहां चोरी होने वाली है? बीरबल बोले, मैंने नहीं, खुद बादशाह ने यह भविष्यवाणी की है। लेकिन मैं ये साबित करूंगा कि सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, पकड़ भी सकता हूं। गांव के मुखिया, व्यापारी, किसान सब एक एक कर बीरबल से मिलने आए। हर कोई अपने को निर्दोष बताता, लेकिन बीरबल ने सबको एक ही चीज दी, एक एक लंबी लकड़ी। बीरबल ने घोषणा की, जिसने चोरी करनी है उसकी लकड़ी रात होते होते 1 इंच बढ़ जाएगी। लोग हंसने लगे, पर डरते भी रहे। अगली सुबह बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और सबकी लकड़ियां मंगवाई।
सिर्फ एक आदमी की लकड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल बोले, यही है चोर। लोग चौंक गए, पर हुजूर, आपने तो कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ेगी। बीरबल बोले, मैंने बस चोर के मन से खेला। असली चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में 1 इंच काट दी। और वही हुआ। चोर पकड़ा गया। गांव में सुरक्षा बनी रही, बिना चोरी का। बीरबल दरबार लौटे। उन्होंने चोर को दरबार में पेश किया और सारी बात बताई। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल, तुमने सिर्फ चोर नहीं पकड़ा, तुमने साबित कर दिया कि चतुराई का कोई अंत नहीं, और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुमसे ऐसी परीक्षा ली। बीरबल बोले, जहां पनाह, परीक्षा तो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है, अगर नीयत साफ हो। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और घोषणा की, बीरबल ही इस सल्तनत के सबसे काबिल और बुद्धिमान मंत्री हैं। कोई और उनकी बराबरी नहीं कर सकता। फतेह सिंह बुरी तरह बेनकाब हुआ। अकबर ने उसे दरबार से निकाल दिया और कहा, जो जलता है वो खुद को ही जला डालता है। बीरबल की रोशनी बुझाने की कोशिश किसी से सफल नहीं होगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने अपने आप को साबित किया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें एक और कठिन काम दूंगा। बीरबल बोले, मैं हमेशा तैयार हूं, बस ये मत कहिएगा। अगर न कर सके तो दरबार छोड़ दीजिए। अकबर हंस पड़े और दरबार में फिर से रौनक लौट आई। सीख, मोरल, जहां शक हो वहां परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन जहां बीरबल हो वहां शक की भी जरूरत नहीं। बुद्धि और धैर्य से बड़ी कोई तलवार नहीं। जब बीरबल को मिला सवालों का श्राप, हर सवाल मौत लाता था। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा किसी न किसी अनोखी घटना का गवाह बनता था, लेकिन इस बार जो हुआ वो न तो किसी मंत्री ने सोचा था, न ही खुद बादशाह ने, और न ही बीरबल ने। ये वो कहानी है जहां सवाल करना जिंदगी से खेलने के बराबर था। और बीरबल को वही श्राप मिला, हर सवाल मौत लाता था। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसका चेहरा ढका हुआ था, हाथ में लकड़ी की एक छड़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधा तख्त की ओर बढ़ा और जमीन पर सिर झुकाकर बोला, जहांपना, मैं दूर के मुल्क से आया हूं। मेरे पास ऐसा तोहफा है जो पूरे सल्तनत को हिला सकता है। अकबर ने इशारा किया, कहो, क्या तोहफा लाए हो? अजनबी ने अपनी पोटली से एक पुरानी तांत्रिक किताब निकाली और बोला, ये सवालों की किताब है। इसे पढ़ते ही इंसान के मुंह से सिर्फ सवाल निकलते हैं, पर खास बात यह है कि हर सवाल किसी की मौत लाता है। दरबार हंसी से गूंज पड़ा। मंत्री बोले, ऐसी किताबें तो हर बाजार में मिलती है। लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने कहा, अगर इसमें सच्चाई है तो इसे यहीं पर जांचना होगा। अजनबी मुस्कराया, जांच लीजिए, लेकिन जो इसे छुएगा वही इसका असर झेलेगा। बीरबल ने हंसते हुए किताब को खोला और पहला वाक्य पढ़ा, सवाल पूछो, उत्तर पाओ, लेकिन हर सवाल एक जीवन चुराएगा। बीरबल ने पूछा, इस किताब का नाम क्या है? इतना कहना था कि दरबार का एक बुजुर्ग सिपाही अचानक नीचे गिर पड़ा, मरा हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल अवाक। अकबर चौंक गए, क्या ये किताब वाकई? बीरबल ने फिर पूछा, इस आदमी की मौत कैसे हुई? और तभी एक दूसरा दरबारी कुर्सी से गिर पड़ा। अब सब समझ गए, ये कोई मजाक नहीं था। किताब सच में श्रापित थी। अगले 3 दिन बीरबल चुप रहे। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन एक सुबह एक महिला रोती हुई दरबार में आई, मेरे पति को किसी ने मार दिया है। बीरबल साहब, कृपया न्याय कीजिए। बीरबल बोले, घटना कब की है? और उसी पल महिला गिर पड़ी, फिर कभी नहीं उठी। अब बीरबल डरने लगे थे। वो किसी से कुछ पूछ नहीं सकते थे। बीरबल बोले भी नहीं और दरबार में कानाफूसी होने लगी। क्या बीरबल अब श्रापित हो चुके हैं? क्या अब उनसे डरना चाहिए? कहीं अगला सवाल हमारा अंत न कर दे। बीरबल ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। वो किसी से नहीं मिलते,
किसी से बात नहीं करते। अकबर ने संदेश भेजा, बीरबल, दरबार में आओ, एक संकट आया है। लेकिन बीरबल ने लौटाया, अगर बोलूंगा तो कुछ पूछ बैठूंगा और फिर कोई मरेगा। अकबर खुद मिलने पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बीरबल ने सिर्फ सिर हिलाया। अब अकबर को भी समझ आ गया कि ये कोई तुच्छ बात नहीं। बादशाह ने पूरे हिंदुस्तान से पंडितों, मौलवियों, तांत्रिकों और विद्वानों को बुलाया। सबने कहा, इस किताब को जिसने खोला, अब वही इसे बंद कर सकता है। पर बंद करने का तरीका सिर्फ एक है, आखिरी सवाल। अकबर ने पूछा, आखिरी सवाल क्या होता है? एक तांत्रिक बोला, वो सवाल जो स्वयं श्राप को चुनौती देता हो। पर कौन पूछे? कोई तैयार नहीं था। बीरबल बोले, मैं पूछूंगा। बीरबल ने अगले 7 दिन चुपचाप तपस्या की। उन्होंने खाना छोड़ दिया, पानी तक नहीं पिया। कहते हैं कि वो रात में किताब से बातें करते थे। अंततः 8वें दिन उन्होंने घोषणा की, मैं अब आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन ये किसी एक से नहीं, खुद किताब से होगा। दरबार में सब इकट्ठा हुए। बीरबल ने किताब को खोला और ऊंचे स्वर में पूछा, अगर हर सवाल एक जीवन लेता है, तो ये सवाल किसका जीवन लेगा? पल भर के लिए दरबार थम गया। किताब से एक धुआं निकला और वो अजनबी जो किताब लेकर आया था, वही गिर पड़ा, मर गया। उसकी जेब से एक पत्र निकला जिसमें लिखा था, मैंने इस किताब में आत्मा बांध दी थी। जो इसका उत्तर जाने वो ही मुझे हरा सकता है, वरना मैं सबको मारता रहूंगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि किताब उसी की जान लेगी? बीरबल मुस्कराए, श्राप कभी खुद पर लागू नहीं होता, उसका जवाब उस पर पलटता है जो उसे फैलाता है। बीरबल ने किताब को अग्नि में डाल दिया। अकबर ने आदेश दिया, अब से कोई ऐसी वस्तु दरबार में बिना जांच के नहीं लाई जाएगी। बीरबल ने अंत में कहा, सवाल जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उन्हें डर बना दो तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मोरल, हर सवाल बुरा नहीं होता, लेकिन हर सवाल का उद्देश्य जरूरी होता है। जो सवाल डर में जकड़ा हो, वो तबाही ला सकता है। सोच समझकर पूछना ही सच्ची चतुराई है। 4 एपिसोड 7, बीरबल और भावनाओं का विद्रोह। जब न्याय भी असहाय हो गया। अगर न्याय का तराजू टूट जाए और लोगों की भावनाएं कहें, हमें कानून नहीं, एहसास चाहिए, तो क्या तब भी बीरबल अपनी बुद्धि से हालात संभाल पाएंगे? या वो दरबार, जहां हमेशा तर्क का राज रहा, अब एक आग का मैदान बन जाएगा? अगले दिन का दरबार आम दिनों जैसा नहीं था। चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर चेहरा कुछ छुपा रहा हो। राजा अकबर ने सभा लगवाई, लेकिन वहां दरबारियों की जगह आम जनता बैठी थी। गांव की महिलाएं, बूढ़े किसान, सैनिकों की विधवाएं और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज नहीं। अकबर चौंके, ये क्या है बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये वो लोग हैं जिनकी भावनाएं अब विद्रोह कर चुकी है। इन्हें न कानून चाहिए, न दस्तावेज। इनकी व्यथा न वकील सुनता है, न दरबारी। अब इन्होंने मुझे नहीं, अपने आंसुओं को वकील बना लिया है। सामने आई एक विधवा जिसकी आंखें लाल थी। मेरे पति युद्ध में मरे, राज्य ने वीरती का तमगा दिया, लेकिन मेरे बेटे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला। मुझे जवाब नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। बीरबल बोले, हमने वीरता को सम्मान दिया, लेकिन उसका मूल्य आंसू से नहीं आका। अब वो बच्चा राज्य का नहीं, मेरा दायित्व है। आज से वो राज्य की संतान है। उसका नाम हमारे राजकीय पुत्रों में जोड़ा जाएगा। वो महिला रोते हुए बोली, अगर हर दर्द सुना जाता तो विद्रोह की जरूरत न होती। अब खड़ा हुआ एक युवा किसान, बीरबल, तुमने न्याय के नाम पर सूखा गांवों तक नहीं आने दिया, पर जब हमारी फसलें सूख गई, तुमने कहा नीति के अनुसार सहायता नहीं मिल सकती। अब नीति चूल्हे में गई, हमें जवाब नहीं, खाना चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया।
बीरबल धीरे से बोले, आज से हर गांव की नीति उस भूख से निकलेगी जो उसकी जमीन में है। हम नियम बनाएंगे, इंसान को देखकर, कागज को नहीं। और तुम सब उस नीति के निर्माता बनोगे। अब सामने आई एक छोटी बच्ची जिसकी मां के साथ अन्याय हुआ था। वो बोली, बीरबल, क्या इंसाफ इतना बड़ा होता है कि बच्चों तक उसकी छाया न पहुंचे? जब मेरी मां ने तुम्हारे दरबार में दया की अर्जी दी, उसे दरबारी हंसी में उड़ा ले गए। क्या आंसू मजाक है? बीरबल की आंखें झुक गई। उन्होंने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, आज ये अदालत मेरी नहीं रही, अब ये भावनाओं की अदालत है, और इसमें अगर मैं भी दोषी पाया जाऊं तो सजा सबसे पहले मुझे मिले। भीड़ अब उग्र हो रही थी। हमें जवाब नहीं, बदलाव चाहिए। हमें बीरबल नहीं, हमारा बीरबल चाहिए। बीरबल धीरे से सिंहासन के पास गए, अपनी पगड़ी उतारी और जमीन पर रख दी। बोले, अगर मेरी बुद्धि अब बोझ लगने लगी है तो उसे मैं त्याग दूंगा, लेकिन मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक भावनाएं और न्याय एक ही भाषा न बोले। तभी हवा में वही कागज फिर उड़ता हुआ आया। कागज पर लिखा था, बीरबल, तूने भावनाओं को सुना, अब बारी है भूलों की। हर वो फैसला जो तूने सोच समझ कर लिया, पर भविष्य ने उसे गलत साबित किया, अब वो तुझे चुनौती देंगे। और नीचे लिखा था, अगला दरबार निर्णयों की कब्रगाह में लगेगा, जहां हर फैसला लौटकर बोलेगा, अब मेरा हिसाब दो। जब दफनाए गए फैसले फिर से जाग उठे और बोले, अब तू जवाब दे। क्या हो अगर आपके वे फैसले जिन्हें आपने समय के अनुसार उचित समझा था, एक दिन आपके सामने खड़े होकर कहें, तेरी समझ से हमारे जीवन तबाह हो गए, अब तुझे जवाब देना होगा। अगर न्याय भी भविष्य नहीं देख सका तो क्या वो निर्दोष रहेगा? उस रात बीरबल अकेले अपने कमरे में थे, कागज को देखते हुए जिस पर लिखा था, अब चलो निर्णयों की कब्रगाह की ओर। और अचानक कमरे की दीवारों में दरारें आ गई। एक काली रोशनी उभरी और बीरबल उसके भीतर समा गए। जब आंखें खुली, वे खड़े थे एक वीराने में, चारों ओर टूटी फूटी तख्तियां, जले हुए न्यायपत्र और जमीन पर पत्थरों की कब्रें जिन पर लिखा था, फैसला क्रमांक 47 इंच, निर्णय 132 इंच, विचार संख्या 582 इंच। एक अजीब सी हवा बह रही थी और तभी सभी कब्रें फटने लगी। कब्र से निकली एक युवती जो अपनी मां के साथ भागी थी, किसी निचली जाति के युवक के संग। बीरबल ने कभी उस मामले में राजकीय नियम के अनुसार लड़की को घर लौटने का आदेश दिया था। वो बोली, तूने नियमों की रक्षा की, लेकिन मेरे प्रेम को मार दिया। तेरा फैसला नहीं टूटा, पर मेरा जीवन टूट गया। अब बता, क्या नियम हमेशा सही होते हैं? बीरबल ने सिर झुकाया। तब मैं समाज की दीवारें तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, पर आज मैं कहता हूं, प्रेम अगर किसी को अपमानित न करे तो वो न्याय से ऊपर नहीं तो नीचे भी नहीं है। लड़की की आत्मा मुस्कराई और लौ में बदलकर उड़ गई। अब उठा एक बूढ़ा, कांपता हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकावट थी। मैं वो व्यापारी हूं जिस पर चोरी का आरोप लगा था। तूने उस दिन कहा था, साक्ष्य स्पष्ट है, पर असली चोर तेरा खास दरबारी था जो कभी पकड़ा नहीं गया। बीरबल बोले, साक्ष्य पर यकीन किया, पर इंसान की नजर नहीं पड़ी। आज मैं स्वीकार करता हूं, बुद्धि अगर भावना से न जुड़ी हो तो वो भी कभी कभी अंधी हो जाती है। वो बूढ़ा बीरबल के पास आया और बोला, मान लिया, तू गलती मान सकता है तो तुझसे नफरत नहीं हो सकती। और फिर वो रेत में समा गया। अब निकला एक अजीब दृश्य। एक बच्चा जिसके पिता को दरबार में कभी बोलने का अवसर ही नहीं मिला था, क्योंकि वो अनपढ़ था और विरोधी वकील की चालों में फंस गया था। बच्चा बोला, तूने कहा था, जिसके पास सबूत नहीं उसका मामला कमजोर है, पर क्या हर सच्चा व्यक्ति सबूत लेके आता है? बीरबल गहरी सांस लेकर बोले, नहीं, अब मैं मानता हूं,
कुछ सच्चाइयां खामोशी में होती है और मुझे उन्हीं खामोशियों से सीखना होगा। बच्चा आगे आया, बीरबल का हाथ छुआ और आकाश की ओर उड़ गया। अब जमीन कांपने लगी और एक बेहद भारी पत्थर खिसकता चला गया। बीरबल चौंक गए। वहां से निकला एक अंधा व्यक्ति। उसने कोई बात नहीं की, बस एक तराजू पकड़ा हुआ था जिसका एक पलड़ा हमेशा नीचे की ओर झुका हुआ था। बीरबल फुसफुसाए, तू कौन है? वो बोला, मैं वो फैसला हूं जिसे तूने कभी लिया ही नहीं, जिसे तुझे लेना चाहिए था, पर तू डर गया, दबाव में आ गया, या समय नहीं मिला। मैं तेरा अनलिखा निर्णय हूं और अब मैं तुझसे हिसाब मांगता हूं। बीरबल कांप उठे। अगर मैंने तुझे लिखा होता तो क्या तू किसी की जिंदगी बदल सकता था? वो बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी चुप्पी ने बहुतों की जिंदगी बदली। बीरबल जमीन पर बैठ गए और बोले, मैं न्याय हूं पर मैं संपूर्ण नहीं। मैं बुद्धि हूं पर मैं भविष्य दृष्टा नहीं। मैंने फैसले लिए, कुछ समय पर सही थे, कुछ समय ने गलत बना दिए, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। मैं हर भूल से सीखूंगा, क्योंकि न्याय वही है जो अपनी भूल से भी न्याय करे। तभी पूरा मैदान रोशनी से भर गया और सभी कब्रें धीरे धीरे मिटने लगी। आकाश से वही कागज फिर गिरा। इस बार उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब चलो बीरबल, वहां जहां समय भी रुकता नहीं, जहां एक पल की देरी एक युग की त्रासदी बन सकती है। अगला दरबार, अंतिम परीक्षा, न्याय बनाम समय। अब बीरबल को न्याय और समय के बीच की सबसे खतरनाक दरार से गुजरना होगा।